अस्सलाम वालेकुम जी। कम्पैक्ट बैच का लेक्चर नंबर 5 का हमारा। इस लेक्चर में चैप्टर 4 हमने किया था और इसका पार्ट ई जो आखिरी हिस्सा है वो आज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। पहले भी हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ फॉर्म कितनी होती है? 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं। नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी टाइप ऑफ फॉर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन है। हम सिर्फ इतना पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइसेस, इसमें प्राइस फिक्स होती है, जबकि इसमें प्राइसेस यूजुअली रिड्यूस। लेकिन ये तो सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए था। अब ये डिफरेंसेस हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं, अब कंप्लीट इसके डिस्कशन होगी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर जो हमने इक्विलिब्रियम देखा प्रीवियस लेक्चर में, हमने टाइप ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम की जो डायग्राम बनाई थी वो भी डिस्कस करेंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इंटरेस्टिंगली परफेक्ट कंपटीशन में फर्दर कोई टाइप नहीं है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर टाइप्स हैं। और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। ये 3 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अच्छा, एक जो डिफरेंस इसमें हमने देखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो अब हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। परफेक्ट कंपटीशन की फर्दर कोई टाइप नहीं है, तो परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म। उसके बाद इम्परफेक्ट में 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये है थ्योरेटिकल पोर्शन इसका, इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, तो हम बड़े तरीके से इसको याद करेंगे। लेकिन पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद फिर इसको याद भी करेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ड्रॉ करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। पहले परफेक्ट कंपटीशन से शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन, ये कौन सी फॉर्म होती है? ये वो सिचुएशन इंडस्ट्री, यानी वो फॉर्म, वो सिचुएशन इंडस्ट्री में वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर ऑफ सेलर्स बताएं, लार्ज नंबर, तादाद में बेतहाशा, और कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रही है? होमोजीनियस। आप इसके साथ इधर लिखेंगे हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस। हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस क्या मतलब है सर इसका? देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है, इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा, तादाद में बेतहाशा, लामहदूद, ऑफ सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे होगी? होमोजीनियस, एक जैसी प्रोडक्ट होती है, एंड नो कंट्रोल और प्राइस। एग्जाम्पल देखें, व्हीट मार्केट, चिकन मार्केट, एग मार्केट। बताए व्हीट मार्केट में नंबर ऑफ, या चिकन मार्केट या एग मार्केट देखें, अंडे बेचने वालों की तादाद बेतहाशा, हर दुकान पे अंडे आपको मिल जाएंगे। और अच्छा, ये मुझे बताएं, ये डिफरेंट होते हैं ना अंडे एक दूसरे? नहीं, ये तो एक जैसे अंडे होते हैं। और इसकी प्राइस क्या होती है? इसकी प्राइस भी फिक्स होती है कि अपनी मर्जी से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। अगर अपनी मर्जी से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो हम उनसे वो चीज नहीं खरीदेंगे, हम अंडा नहीं खरीदेंगे। हम कहेंगे भाई 7 वाला जो है वो 15 रुपए में बेच रहे हैं और आप 25 रुपए का अंडा बेच रहे हो, तो फिर उससे कोई खरीदेगा नहीं। बताए परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म कौन सी है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस। एग्जाम्पल है व्हीट मार्केट, चिकन मार्केट, एग मार्केट, और भी एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यही 3 एग्जाम्पल लेंगे। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये फॉर्म अब इस वक्त मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है?
यानी कोई फर्म है, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये फर्म कौन सी है, ये परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, यानी मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है या ओलिगोपोली है, तो वो पहचानी कैसे जाएगी? वो कैसे पहचानी जाती है? जैसे आप अपने दोस्त को पहचानते हैं उसके कैरेक्टर से, उसकी आदतों से, उसकी हरकतों से पहचानते हैं आप। ऐसे ही हम इस फर्म को पहचानेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक से, फीचर्स से या कंडीशन से। वन बाय वन पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसको याद करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स की तादाद बहुत ज्यादा हो तो हम कहेंगे ये वाली जो फर्म्स है ये परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है, ये फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट ट्रेड हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो होमोजीनियस एक जैसी हो तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट जो है या ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाली है। ये फर्म जो ये प्रोडक्ट बेच रही है ये परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है। और हमने उसके साथ क्या लिखा था? नो कंट्रोल और प्राइस। इसका मतलब यह है कि प्राइस को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, इसका मतलब प्राइस खुद से सेट नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि प्राइस कोई और सेट करेगा। तो बताएं मार्केट में प्राइस कौन सेट करता है? क्या फर्म प्राइस सेट करती है? नहीं करती। क्या कंज्यूमर प्राइस सेट करता है? नहीं करता। तो फिर कौन करता है? मार्केट फोर्सेस प्राइस सेट करती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म के जो प्राइस होगी वो कौन सेट करेगा? मार्केट फोर्सेस वो प्राइस सेट करेगी। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से वो प्राइस सेट होगी। चैप्टर 2 में हमने सीखा था कि इंटरेक्शन ऑफ डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस सेट होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट की प्राइस होगी वही हम हमें प्राइस चार्ज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस वही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कम पे आपको पता है फर्म नहीं बेचती, फर्म चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो, तो जो मार्केट की प्राइस होगी वही हमारी भी प्राइस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद से प्राइस नहीं सेट करेंगे बल्कि प्राइस कोई और सेट करेगा। प्राइस बनाने वाला कोई और होगा, प्राइस सेट करने वाला कोई और होगा। तो ये फर्म प्राइस ले रही है या प्राइस सेट कर रही है? ये प्राइस ले रही है, प्राइस मेकर नहीं है, ये प्राइस टेकर है। ये वाली फर्म प्राइस टेकर है, ये लिखा हुआ है फर्म्स आर प्राइस टेकर। ये तो आपने ये डायग्राम तो आपने देखी होगी जिसमें डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम है। चैप्टर 2 में हमने सीखा था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 इसका, ये चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम बन रहा है और ये है हमारी फर्म। और हम क्या है ये देख सकते हैं, जो प्राइस मार्केट में सेट हुई है, जो प्राइस मार्केट में एग्री हुई है, वही प्राइस जो है वो हमारी है, वही हमारी प्राइस है। सर मैं क्लास में हूं। सर प्राइस टेकर्स, firm has no control over price and price is determined by market demand and supply. डिमांड का वह फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि प्राइस चेंज नहीं होगी, हम अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो प्राइस टेकर हैं, हम प्राइस मेकर नहीं है, हम खुद से अपनी प्राइस सेट नहीं कर सकते, हम तो मार्केट से प्राइस लेंगे। मार्केट में जो प्राइस होगी वही हमारी प्राइस होगी। ठीक हो गया? बताएं फिर से कितने डिटरमिनेंट्स हो गए, कितने फैक्टर्स हो गए? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। ये फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। नंबर 4, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तादाद में ये फर्म बेतहाशा है, बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बैरियर नहीं है। कोई बैरियर किसे कहते हैं? कोई रुकावटें नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। ऐसे नहीं है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, भाई अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आना चाहे तो आ भी सकते हैं, जाना चाहे तो जा भी सकते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी पॉसिबल है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे तो कर सकता है। जैसे रेडी वाले को आप मना नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं बेतहाशा रेडियां लगी होती हैं। तो ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यानी नो बैरियर टू एंट्री है। फर्म कैन इजीली एंटर और चाहे तो एग्जिट द मार्केट वाइल फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो दूसरी फर्म भी आएगी,
अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, नुकसान हो रहा है, तो वो कहेंगे नुकसान हो रहा है, हम तो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या ये फर्म मार्केट को छोड़ के जा सकती है बाहर? तो बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है। 4 बातें हो गई। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हफीज सेंटर हम जाते हैं, वहां पे जो फर्म्स हैं, जो बेचने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर हैं, उनकी तादाद कितनी है? चंद एक? नहीं 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 नहीं, वो बेतहाशा बहुत ज्यादा है। एक एक फ्लोर पे आपको पता नहीं सैकड़ों वहां पे सेलर मिल जाएंगे। अच्छा जब आप वहां पे जाते हैं तो मोबाइल आपने परचेज करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल के बारे में आप पूछते हैं, वो चीजें मोबाइल के बारे में बताते हैं, वो बातें मोबाइल के बारे में बताएंगे जो शायद मोबाइल में वो फीचर्स हो ही ना, इतना खुल के वो बताते हैं आपको। किस लिए? क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो बहुत ज्यादा एग्जिजरेट करते हैं, इतने फीचर्स बताते हैं, सर इसमें ये है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है फोन के बारे में भी, और प्राइसेस भी आपको पता होती है कि इसके पास ये प्राइसेस हैं, इस वक्त मार्केट में ये प्राइस चल रही है, ये मुझे इतने का दे रहा है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, मैं कहता हूं नॉट ओनली परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस बट परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। Buyers are fully aware of prices, therefore no producer can charge price different than market price, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होता है कि मार्केट में ये प्राइस चल रही है। अगर आप उससे प्राइस इंक्रीज करते हो तो वो कहता है भाई मैं आपसे नहीं खरीदूंगा। 5 बातें होगी। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस टेकर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे बताएं, वही रेडी वाला या हफीज सेंटर में जिसकी दुकान है, वो अगर दुकान हफीज सेंटर से, वो जो दूसरी मार्केट है कौन सी है मोबाइलों की, आबिद मार्केट है शायद, हाँ उधर अगर मूव करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल वो इजीली कर सकते हैं। छोटी सी दुकान है इनकी, अभी जो है वो सारे अपने फोन एक डब्बे में पैक करेंगे और चलो भाई दुकान हमने वहां पे शिफ्ट कर दी। आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने इधर वो बोर्ड लगाया होता है, ये दुकान उधर शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी किसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो इजिली ट्रांसफरेबल है। अब बताएं रेडी वाला एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल इजिली जा सकता है। यहां पे जो है वो कोई ग्राहक नहीं है, यहां पे उसकी सेल नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड इधर नहीं है, तो आप दूसरी जगह चला जाएगा। तो अगर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है तो हम कहेंगे इसका मतलब यह है कि ये इजीली मार्केट में इंटर भी हो सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, उसके प्राइसेस के ऊपर। तो अगर परफेक्ट मोबिलिटी है तो हम कहेंगे ये परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर निग्लिजिबल। पहली बात तो ये रेडी वाला जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इसकी जो कॉस्ट होगी, ये मूवमेंट की जो कॉस्ट, शिफ्टिंग की जो कॉस्ट होगी, एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल वो अपना बिजनेस करेगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम कॉस्ट होगी। बिकॉज ऑफ जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट लोकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं है कि उसके, आपको पता है ना आप अकाउंटिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एसेट का हिस्सा बनाते हैं, आप वो इसका हिस्सा नहीं बनाए, वो कहेंगे बहुत थोड़ा सा खर्चा है, क्या उसका एसेट इसका पार्ट बनाना, और अगर मैं इसका पार्ट बनाता हूं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे। फीचर्स क्लियर सारे? टोटल कितने फीचर्स हैं? 8 फीचर्स हैं। 8 फीचर्स बताएं कौन कौन से? नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस टेकर, नो बैरियर टू एंट्री या फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो बैरियर टू एंट्री, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर निग्लिजिबल, और आखिरी एक है फर्म्स आर एफिशिएंट। एफिशिएंट के साथ लिखें कॉस्ट कम, कॉस्ट कम। फर्म्स आर एफिशिएंट, कॉस्ट क्या होती है इनकी? कम होती है। कम से क्या मुराद है सर? कि ये जो भी काम कर रहे होते हैं ये देख के करते हैं, इन्हें
कॉस्ट डिसीजन कर रहे होते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर एफिशिएंट फर्म्स, दे ऑपरेट एट अ पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एक हायरार्की आप नोट करें, एक हायरार्की नोट करें। ये हायरार्की ऐसे है, मोस्ट एफिशिएंट फर्म लिखूंगा पहले, परफेक्ट कंपटीशन, ये मोस्ट एफिशिएंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर है मोनोपोली। मोनोपोली फर्म मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन मोस्ट एफिशिएंट फर्म है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एफिशिएंट देन मोनोपोली बट लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट फर्म यानी सबसे ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन ये करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है। ये मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म है, मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म है, लीस्ट एफिशिएंट फर्म है। क्लियर? 7-8 बातें। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो बैरियर टू एंट्री, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निग्लिजिबल, परफेक्ट मोबिलिटी, फर्म्स आर एफिशिएंट, और आखिरी है फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म्स आर प्राइस टेकर। सारे हमारे फीचर्स क्लियर। अच्छा, अब इसको सर याद कैसे करें? ये तो पूरी लिस्ट हो जाएगी। ये तो परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसे होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसे होगा, यानी उसमें मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में। तो इसके लिए हम काम ऐसे करते हैं कि इसको अब याद भी करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यह आपके सामने है टाइप्स ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, चारों टाइप्स ऑफ फर्म्स आ गई हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इसके एग्जांपल्स। हर एक के केस में 3-3 एग्जांपल्स हम याद करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसके फीचर्स, इसके होंगे फीचर्स, और यहां पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चलें 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन को पहले डिफाइन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म, इसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। प्रोडक्ट कैसे होंगी? होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट। नंबर 3, नो कंट्रोल और प्राइस, नो कंट्रोल और प्राइस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है, व्हीट मार्केट, नंबर 2 चिकन मार्केट, एंड एग मार्केट। इसके बाद इसके फीचर्स, फीचर्स देखें कितने फीचर्स हैं टोटल? 8 फीचर्स हैं। आप याद रखेंगे, इधर होंगे 8 फीचर्स, इसके साथ मैं लिख देता हूं, इधर होंगे 8 फीचर्स, इधर हम इसको याद करेंगे, इसके होंगे 6 फीचर्स, इधर 4 फीचर्स हैं, और ये अगेन 8 फीचर्स। हमारी आदत होगी कि हम 3 फीचर्स डेफिनेशन से डिराइव करेंगे, चौथा फीचर्स हमारा बैरियर टू एंट्री का होगा, यह हमारा चौथा फीचर्स होगा। टोटल कितने होंगे? परफेक्ट कंपटीशन में 8, मोनोपोलिस्टिक में 6,
मोनोपोली में 4, ओलिगोपोली में 8। 3 हम डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे, चौथा हमारा बैरियर्स टू एंट्री का होगा, जो कि सब में डिफरेंट होगा। नंबर 1, 3 डेफिनेशन से ड्राइव करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर 3, नो कंट्रोल और प्राइस, यानी प्राइस पे हमारा अपना कंट्रोल नहीं है, तो कौन करेगा प्राइस सेट? प्राइस कोई और सेट करेगा, हम सिर्फ प्राइस लेंगे उनसे, यानी फर्म्स आर प्राइस टेकर। हम प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर है। नंबर 4, बैरियर टू एंट्री में बताएं, नो बैरियर टू एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है ना, नो बैरियर टू एंट्री। नंबर 5, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्राइस। नंबर 6, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्राइस नहीं है, सॉरी, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है। नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और आखिरी नंबर 8, फर्म्स आर एफिशिएंट, फर्म्स आर एफिशिएंट। एक काम हम और करेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ऐसे करेंगे, शॉर्ट रन, बताता हूं ये इक्विलिब्रियम क्या है, और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम, परफेक्ट कंपटीशन है, शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट अर्न करते हैं। तीनों प्रॉफिट कौन से? नॉर्मल, सब नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, तीनों प्रॉफिट, ऑल 3। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां तक ओके? चले अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ चलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसके डेफिनेशन पहले देखते हैं। इधर लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, इधर है फ्यू, सॉरी मैनी नंबर ऑफ सेलर्स, मैनी सेलर्स। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब है ज्यादा, पर बहुत ज्यादा नहीं है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर 2, इधर है होमोजीनियस, इधर क्या होगा? हेट्रोजीनियस, जिसको आप कहते हैं डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और नंबर 3, ये कौन सी फर्म है? ये इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है, ये अपनी प्राइस खुद सेट करती है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, स्लाइट कंट्रोल और प्राइस। इधर क्या था? नो कंट्रोल और प्राइस, इधर है स्लाइट कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट। एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देखें। अब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ सेलर की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, बेतहाशा नहीं है, मैनी नंबर ऑफ सेलर हैं, सेलिंग डिफरेंशिएटेड, एक दूसरे से इक्वल, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगी, और प्राइस पे भी इनका स्लाइट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल देखें और आपने मुझे बताना कि एग्जाम्पल ठीक है नहीं। रेस्टोरेंट्स, बताए क्या तादाद में बेतहाशा है? बिल्कुल भी नहीं, तादाद में बेतहाशा नहीं है।
है ज्यादा जरूर, पर बेतहाशा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बताएं क्या सबके पास जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कढ़ाई है, वो सेम एक जैसे होती है? नहीं नहीं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि सबकी प्राइसेस सेम होंगी? ये बट कढ़ाई है, और उधर जो है वो आप उधर जाएं, ये बरकत मार्केट, वहां पे रेट कुछ और होगा, इधर रेट कुछ और है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस पे कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि तादाद में ये फर्म ज्यादा होती हैं। अगर बहुत हम ज्यादा प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लोग हमसे नहीं खरीदेंगे। ये शू सेलर तादाद में क्या बेतहाशा है? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा जरूर है पर बेतहाशा नहीं है। हेयर या ब्यूटी सैलून वाले क्या तादाद में बेतहाशा है? नहीं। आप अगर देखें, आपके गली मोहल्ले में रेस्टोरेंट इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अंडे बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसके फीचर्स, हमारी आदत है कि 3 फीचर्स हम डेफिनेशन से ड्राइव करते हैं, चौथा बैरियर टू एंट्री होगा। 3 फीचर्स लिखवाएं पहले। मैनी नंबर ऑफ सेलर्स, मैनी लार्ज सेलर्स, नंबर 2 डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और फर्म्स क्या है? ये प्राइस, फर्म आर प्राइस टेकर। प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर है? ये है प्राइस मेकर, ये प्राइस खुद सेट करती है। रेस्टोरेंट वाले प्राइस अपनी खुद सेट करते हैं। नंबर 4 बैरियर टू एंट्री, नो बैरियर टू एंट्री, नहीं, बैरियर टू एंट्री है बट लो बैरियर टू एंट्री है। और नंबर 5, अच्छा लो बैरियर टू एंट्री है, लोग आ भी सकते हैं, अपनी मर्जी से ये प्राइस भी सेट करते हैं, तो एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ेंगे? ये प्राइसेस को कम करेंगे? प्राइसेस को कम नहीं करते ये प्राइसेस को तो कम नहीं करेंगे इतना ज्यादा, क्योंकि प्राइस को अगर बहुत ज्यादा कम करेंगे तो सारे लोग अब कढ़ाई तो नहीं खाएंगे। तो यहां पे जो कंपटीशन होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे होती है? नॉन प्राइस कंपटीशन होती है, यानी वो एक दूसरे से आगे प्राइस की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि कुछ और फैक्टर्स, जैसे कि प्रोडक्ट इनहेंसमेंट, जैसे कि वहां का जो एटमॉस्फेयर वो अच्छा होगा, वहां पे फैसिलिटीज अच्छी, बैठने की जगह अच्छी है, किसी अगर रेस्टोरेंट की हम बात करें तो वहां पे बैठने की जगह अच्छी है, तो वहां पे अच्छा फैमिली के लिए जो है वो सेपरेट हॉल है, तो लोग इसको पसंद करते हैं, लोग वहां पे जाते हैं। कितने फीचर्स हैं? 8? नहीं, इसके फीचर तो 6 हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको शॉर्मा कहाँ का पसंद है? बाकी भी तो शॉर्मा बनाते हैं, आप उधर क्यों नहीं जाते? ये आपको शॉर्मा पसंद है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, लेकिन खैर है, चीज तो अच्छी बनाता है वो। इसी तरह रेस्टोरेंट में आपको जहाँ की कढ़ाई पसंद है, थोड़ी सी प्राइस अगर ज्यादा भी हो, उससे सस्ती भी कोई चीज होगी, लेकिन आप कहते हो नहीं खैर प्राइस ज्यादा है, ये वैल्यू फॉर मनी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सर्विस भी इन लोगों का अच्छा है, जगह भी अच्छी है और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हैं, यानी इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से इनइलास्टिक डिमांड है, कंज्यूमर लॉयल्टी है, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है, जिसकी वजह से डिमांड इनइलास्टिक। मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉयल्टी की वजह से, कंज्यूमर लॉयल्टी की वजह से डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम सर क्या है? सर इक्विलिब्रियम आपने बताया नहीं। ये इक्विलिब्रियम वो है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, यानी कल के लेक्चर में जो हमने सीखा था, ये वो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम के डायग्राम हमने ड्रॉ की थी। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट रन में, थोड़े अरसे में फर्म तीनों प्रॉफिट अर्न कर सकती है, नॉर्मल भी अर्न कर सकती है,
सुपर नॉर्मल भी अर्न कर सकती है, इवन सब नॉर्मल जो नुकसान था वो भी फर्म अर्न कर सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में ये सब नॉर्मल बर्दाश्त नहीं कर सकती है फर्म, और सुपर नॉर्मल भी अर्न नहीं कर रही, ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। सर ऐसे क्यों होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये फर्म क्यों नहीं अर्न कर सकती, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इधर शॉर्ट रन में, इधर भी शॉर्ट रन में सेम है, ऑल थ्री प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में बता सकते हैं नॉर्मल, सब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल। लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट, इधर भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सर लॉन्ग रन में जो हमारा प्राइस पे कंट्रोल भी है फिर भी हम नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हैं, जबकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी तो अर्न कर सकते हैं। इधर भी ऐसा ही है, फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न नहीं कर सकती, तो ये डिस्कस करेंगे। जी इसको देखते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यही बातें लिखी हुई इसमें। अच्छा ये कुछ बातें रह गई इसमें, ये देखें, अब रिस्टोरेशन ऑफ शॉर्ट रन, ये अभी पढ़ते हैं, इसको एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको भी डिस्कस करते हैं, जो भी इसमें बातें रह गई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मार्केट स्ट्रक्चर, मैनी नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स और स्लाइट कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट, इन कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट एज होल। रेस्टोरेंट, शू सेलर, हेयर या ब्यूटी सैलून इसकी एग्जांपल, और ये आ गए 6 इसके फीचर्स। इसमें जो फर्दर कोई टॉपिक होंगे वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद वो है मोनोपोली। हम मोनोपोली को भी इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं और याद करने की भी कोशिश करते हैं। इसके डेफिनेशन, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, ये है मैनी सेलर्स, और इधर देखें मोनोपोली है, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो मींस सिंगल सप्लायर, सिंगल सप्लायर। इधर प्रोडक्ट कौन सी है, होमोजीनियस, इधर क्या डिफरेंशिएटेड, कौन सी रह गई, सिर्फ और सिर्फ यूनिक रह गई, बाकी तो हो गई है सारी यूनिक प्रोडक्ट। नो कंट्रोल और प्राइस, स्लाइड कंट्रोल और प्राइस, कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस। कंपैरिजन में याद करना आसान होता है ना ऐसे, तो हम इसको इजीली ऐसे याद करेंगे। कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस, कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस क्या लिख दिया मैंने, कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस। इसके डेफिनेशन बताएं शाबाश, इसके डेफिनेशन बता सकते हैं। चैप्टर 3 में मैंने एग्जांपल लिखवाई थी मोनोपोली फर्म की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 था शायद, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट फर्म, वहां पे मैंने लिखवाई थी मोनोपोली, वापडा की मोनोपोली है। और उसमें भी सब्स्टिट्यूट के डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है कम है तो उस वक्त इलास्टिसिटी क्या होगी, तब भी हमने वापडा की एग्जांपल दिखी थी। तो वापडा एक क्लासिक एग्जांपल है इसकी। दूसरी एग्जांपल वासा, पाकिस्तान रेलवे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, पाकिस्तान रेलवे का कोई दूसरी अभी फर्म नहीं आई, पाकिस्तान रेलवे, इनकी भी मोनोपोली है। इसी तरह बाकी भी कुछ फर्म्स हैं जिनकी मोनोपोली थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनकी भी किसी जमाने में इनकी मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन अब iOS आ गया तो अब इनकी मोनोपोली नहीं रही। पीटीसीएल की मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी मोनोपोली टूट चुकी है। लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये भी। अच्छा, ऊपर फीचर्स कितने हैं इसके, 4 फीचर्स हैं। हमारी आदत है 3 डेफिनेशन से ड्राइव करते हैं और एक है बैरियर टू एंट्री। चलो भाई पहले डेफिनेशन से ड्राइव करते हैं। नंबर 1, सिंगल सेलर या सिंगल सप्लायर, प्रोडक्ट कौन सी है, यूनिक प्रोडक्ट, प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर है, ये कंप्लीट कंट्रोल है, ये कैसे मेकर टेकर हो सकती है, ये तो प्राइस
मेकर होगी। और नंबर 4 इधर देखें, नो बैरियर टू एंट्री, लो बैरियर टू एंट्री, इधर वेरी हाई बैरियर। ये फर्म किसी दूसरी फर्म को आने नहीं देती, बैरियर बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई बैरियर है। क्लियर? 4 इसके फीचर्स भी हो गए। और फिर आपको पता है हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब बताएं शॉर्ट रन में क्या होगा, तीनों प्रॉफिट, ये बहुत आसान। शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट, लॉन्ग रन में इनका कंप्लीट कंट्रोल है प्राइस पे। बताएं स्वापडा वाले प्राइस ज्यादा चार्ज करें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन में ये चाहे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉफिट क्या अर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा, इनका प्राइस पे कंट्रोल है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, बात समझ में आती है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन ये सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेगी ये वाली फॉर्म? ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करेगी? थोड़े अरसे के लिए सही, लेकिन नुकसान क्यों करेगी? ये नुकसान क्यों उठाती है? इसके भी रीजन है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक आखिरी हमारी फॉर्म रह गई। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं है कि बस ये कंप्लीट हो गए, इसके फर्दर भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन वो अब हम ऐड नहीं कर रहे। वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये सिमेट्री बनी है हमारी, बिल्कुल सेम है, जो चीजें हर एक में कॉमन है, तो वो कॉमन चीजें हम अभी फिलहाल इधर लिख रहे हैं। इसके डेफिनेशन देखें। इसके डेफिनेशन में इधर है सिंगल सेलर, यूनिक प्रोडक्ट, कंप्लीट कंट्रोल और प्राइस। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मैंने तादाद में बेतहाशा, ज्यादा है पर बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादा, ये सिंगल, ये चंद एक। चंद एक कहते हैं फ्यू सेलर्स, चंद एक को कहते हैं फ्यू सेलर्स। और फ्यू को डिफाइन किया है 2 से 20 तक, 2 से ज्यादा और 20 से कम, 2 से ज्यादा और 20 से कम, 2 to 20। ये मैंने लिखा है 2 से ज्यादा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 20, कॉमा बीच में डाल देता हूं। अगर 2 से कम है तो इसका मतलब क्या है? मोनोपोली। 2 से ज्यादा, 20 से कम तो ओलिगोपोली, 20 से भी ज्यादा तो मैनी सेलर, और बहुत बहुत ज्यादा तो परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंस एक जैसी और मुख्तलिफ और इस जैसा कोई नहीं। इधर क्या रह गया? इधर क्या रह गया? इधर रह गया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट होंगे। अच्छा, अब देखें सब्स्टिट्यूट होमोजीनियस नहीं हो सकते, सब्स्टिट्यूट होमोजीनियस भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां पे थोड़ी सी डिविएशन है, थोड़ी सी डिविएशन। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक फर्म की प्राइसिंग डिसीजन दूसरी फर्म को अफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट आ गए ना, इसमें सब्स्टिट्यूट आ गए, तो सब्स्टिट्यूट की वजह से एक की प्राइसिंग डिसीजन दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है। जैसे हमने चैप्टर 2 में सीखा था, अगर एक कोक वाले प्राइस इंक्रीज करेंगे या कोक वाले प्राइस डिक्रीज करेंगे तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसकी एग्जाम्पल तो नोट्स में शायद ज्यादा लिखी हूं, लेकिन हम तीन एग्जाम्पल हमारे है कि हम देखते हैं। इसकी 3 एग्जाम्पल देखें। एक है मीडिया इंडस्ट्री में कर लेता हूं, एक मैं कर लेता हूं बेवरेजेस। ये 2 आसान एग्जाम्पल है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक को कहते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। और तीसरी जो एग्जाम्पल है
वो आप कर सकते हैं। सीए कॉलेजेस भी कह सकते हैं आप, जो कि डिपेंडेंट है, जो जितनी चीज़ें डिपेंडेंट है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं देखूंगा कोई आसान सी एग्जांपल इधर से, ताकि वो हमें याद रहे और इधर भी हो ना, तो बाद में रिवाइज करने में भी आसानी होगी। हाँ, एयरलाइन मार्केट, मार्केट लिख लेते हैं। बताएं, एयरलाइन मार्केट में जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो तादाद में क्या बेतहाशा है? क्या तादाद में बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। क्या ये मैनी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा भी नहीं है। 2 से ज्यादा और 20 से कम है। ये 2 से ज्यादा है और 20 से कम एयरलाइन मार्केट। इसी तरह बेवरेजेस और मीडिया इंडस्ट्री भी, क्या ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। शाहीन एयरलाइन, पीआईए वाले सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के प्राइसिंग डिसीजन दूसरे को इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, इसके कितने डिटर्मिनेंट्स हैं? इसके कितने फीचर्स हैं? इसके भी 8 फीचर्स हैं। नंबर वन हमारी आदत है कि 3 डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे, और नंबर 4 बैरियर टू एंट्री। नंबर 1 फ्यू सेलर्स, नंबर 2 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नंबर 3 इंटर डिपेंडेंस ऑफ फर्म, एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। नंबर 4 यहां पे बैरियर टू एंट्री बताएं साहब, बस इधर भी हाई बैरियर्स टू एंट्री होंगी, एंट्री यहां पे भी हाई बैरियर्स टू एंट्री है। हाई बैरियर्स टू, हाई का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई दूसरी फर्म नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन बैरियर टू एंट्री ज्यादा है, ज्यादा रुकावटें हैं। नंबर 5 इधर हमने पढ़ा था परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। क्योंकि इधर तादाद में ये फर्म बहुत ज्यादा होती है, फीस सेंटर हम जाते हैं तो ये खुल के जो है वो हमें सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं भाई हमें नहीं पता ये कौन सा बताते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है। तो नो या नॉलेज ऑफ प्राइस जो है वो मैं कह सकता हूं कि लो है। इधर देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, ताकि मिसमैच ना हो ना, याद करने में आसानी। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़े आगे दूसरे से आगे? मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट करके। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। नंबर 7 और 8 ये दोनों जरा समझने वाले हैं। यह इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, इनडिटर्मिनेट, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, और ये अभी डिस्कस करते हैं। फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज, फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज। क्या मतलब इसका? सारी के सारी फर्म्स एक जैसी नहीं होगी, कोई फर्म बड़ी हो सकती है, कोई फर्म छोटी फर्म हो सकती है। जैसे मीडिया इंडस्ट्री, आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री में भी कुछ जो फर्म्स है वो बहुत बड़ी है, जैसे कि एग्जांपल एयरवाई, जियो न्यूज, ये, और छोटी भी है। एयरलाइन मार्केट, इसमें भी कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रही हैं, और कुछ फर्म्स लोकली सिर्फ ऑपरेट करती हैं। जैसे पीआई, आपको पता है इंटरनेशनली बहुत सारे ममालिक में इनके ऑपरेशंस हैं, और एयरलाइन ब्लू है, पता नहीं क्या सियाल है, जैसे शाहीन एयरलाइन, इनके इतने ज्यादा ऑपरेशंस नहीं हैं। ये 8 बातें क्लियर। उसके बाद फिर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम है, और लॉन्ग रन। तो याद रखिएगा शॉर्ट रन में सारी फर्म्स
तीनों प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, ऑल थ्री, और लॉन्ग रन में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है, इसको नोट करना आप नोट करें, या इसकी तस्वीर रखनी आपने तो तस्वीर रख लें। फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। यह जो है वो सारी अधूरी इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी, अब इसको कंप्लीट भी करते हैं, वन बाय वन इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल, इसके फीचर्स को याद किया, इक्विलिब्रियम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा कि वो ये है कि सर ये फर्म शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, बात समझ आती है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, क्या ये फर्म लॉन्ग रन में सब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती? अगर लॉन्ग रन में सब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए तब क्या होगा? अब नेक्स्ट हमने ये देखना है। अब हमने ये देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि सब नॉर्मल प्रॉफिट हो, बल्कि हम क्यों चाहेंगे, हम तो चाहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, हम चाहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या लॉन्ग रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते? चलो अब ये देखना है। वो कहता है कि नहीं, आप लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल, आपका ये जो सुपर नॉर्मल होगा वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा, किस में? नॉर्मल प्रॉफिट में। अब ये साबित करना है, यह है रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट। रिस्टोरेशन, हम इसको रिस्टोर करेंगे फ्रॉम सुपर नॉर्मल एंड टू नॉर्मल प्रॉफिट। ये रिस्टोरेशन देखते हैं कि कैसे ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट में। जी पहले बताएं, ये मार्केट है, ये इंडस्ट्री है, और ये हमारी फर्म है। हमारी जो फर्म है ये प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर? प्राइस टेकर है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो ये प्राइस टेकर है, यानी प्राइस हम इंडस्ट्री या मार्केट से लेंगे। मार्केट में इस वक्त कौन सी प्राइस प्रिवेल कर रही है? मार्केट में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहां पे डिमांड बराबर है सप्लाई के, इस पॉइंट पे जो प्राइस होगी वो मार्केट में प्रिवेल करेगी, और यही प्राइस हमारी फर्म की भी होगी, हमारी फर्म की प्राइस भी यही होगी। यानी ये प्राइस है, ये मैं प्राइस ड्रॉ करने लगा, एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू प्राइस। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन की फली फॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के, विच इज इक्वल टू प्राइस। अब प्रॉफिट कौन सा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट। पिछली क्लास में जो हमने डायग्राम बनाई थी सेम उस जैसी डायग्राम है। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। ये सुपर नॉर्मल के लिए क्या शर्त है? सुपर नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, किससे? एवरेज कॉस्ट से, यानी एवरेज कॉस्ट कम और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू भी ड्रॉ हो गया, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब करना है एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ। एक शर्त तो यह है, दूसरी शर्त क्या थी कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी मिनिमम पॉइंट इधर आएगा, बाकी जिधर मर्जी चला जाए वो एवरेज कॉस्ट कर्व। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये फर्म वाकई में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। सॉरी, इस रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट बिल्कुल सही है, हमने गलत ड्रॉ किया, गलत ड्रॉ किया हमने। ये एवरेज कॉस्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट नीचे होना चाहिए, रेवेन्यू ऊपर, तो रेवेन्यू ज्यादा, या रेवेन्यू है टोटल, टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या बोलो? डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा।
छोटा डब्बा कॉस्ट का, बड़ा डब्बा रेवेन्यू का, इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू ज्यादा को, हाँ रेवेन्यू ज्यादा क्या है? रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो जब रेवेन्यू ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, ये कौन सा प्रॉफिट होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिल्कुल अर्न कर रही है। साबित हो गया कि ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अच्छा, अब कैसे होगा? वो कहता है कि हम लंबे अरसे तक सुपर नॉर्मल को सुपर नॉर्मल नहीं रहने दे सकते, ये ऑटोमेटिकली वापस प्रॉफिट रिस्टोर हो जाएगा किसमें? नॉर्मल में। क्यों ऐसे होगा? क्यों ऐसे होगा? 100 सवाल है तो जवाब इसका एक ही है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। हमें कोई जीने नहीं देगा, ज्यादा प्रॉफिट कोई कमाने नहीं देगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। जब हमें देखे कि हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दूसरी फर्म भी इस तरफ आ जाएंगी, इसमें तो बहुत ज्यादा मुनाफा है, दूसरी फर्म भी आएगी, वो भी ये बिजनेस शुरू करेगी। तो जब नई फर्म्स और आ जाएंगी तो बताएं क्या होगा? नंबर ऑफ सेलर ज्यादा। तो जब अब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्या कहते हैं? सप्लाई ज्यादा। सप्लाई इंक्रीज हो रही है, किस वजह से? नंबर ऑफ सेलर की वजह से। बताएं ये प्राइस डिटर्मिनेंट है या नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है? ये तो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्या होता है? मूवमेंट होगी या फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। अच्छा फिर बताएं, शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब कितना राइटवर्ड शिफ्ट होगा? अब कितना ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा? ये देखें, ये हो रहा है सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट S1, न्यू इक्विलिब्रियम एट E1। अब देखें हमारी फर्म चूंकि प्राइस टेकर है ना, प्राइस टेकर है, तो मार्केट में उस वक्त प्राइस ये प्रिवेल कर रही है। हम प्राइस टेकर हैं, हम फर्म से प्राइस लेंगे, सो इंडस्ट्री से हम प्राइस लेंगे हमारी फर्म, तो ये अब होगी प्राइस। थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो गई, सर पॉज कीजिएगा। चल ये है, अब ये प्राइस है, हमने प्राइस इधर से लेनी है, तो ये लाइन ऐसे ये बन रही है लाइन, ये लाइन बनेगी। ये कौन सी लाइन? MR1, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P। ये क्या हुआ? सप्लाई बढ़ने से प्राइस रिड्यूस हो गई, प्राइस रिड्यूस हो गई यानी एवरेज रेवेन्यू कम हो गया। अब एवरेज रेवेन्यू बराबर हो गया किसके? एवरेज कॉस्ट के। ये देख सकते हैं आप, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना ये, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा ना। अब इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गई, यानी हमारा सुपर नॉर्मल अब सुपर नॉर्मल नहीं रहा, बल्कि रिस्टोर हो गया किसमें? नॉर्मल प्रॉफिट में। यह है कॉन्सेप्ट रिस्टोरेशन का, क्या हमारा सुपर नॉर्मल वापस नॉर्मल में रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सब नॉर्मल भी रिस्टोर होगा। अच्छा, सब नॉर्मल कैसे रिस्टोर होगा? नॉर्मल में जब हम सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम लंबे अरसे तक यानी लॉन्ग रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है, उसकी वजह से हम एग्जिट करेंगे मार्केट से। तो जब हम मार्केट से एग्जिट करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सेलर कम। तो जब नंबर ऑफ सेलर कम तो सप्लाई भी कम, जब सप्लाई कम तो ड्यू टू नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ड्यू टू नंबर ऑफ सेलर, तो इट विल शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? अब की बार राइटवर्ड नहीं बल्कि लेफ्टवर्ड। तो जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज का मतलब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा। तो जैसे एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, पहले कॉस्ट ज्यादा थी ना, ऊपर थी कॉस्ट, रेवेन्यू कम था, अब ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, यानी सब नॉर्मल हमारा रिस्टोर होके नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिस्टोरेशन का। और इसमें हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया शट डाउन का। इसके बाद शट डाउन का
कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब इसको देखते हैं जी। शटडाउन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले हम रजिस्ट्रेशन को एक दफ़ा एक नज़र मार लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। Although a firm under perfect competition can earn तीनों प्रॉफिट, लॉन्ग, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, बट दे कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन, ये हम बात कर चुके हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा, इफ फर्म्स आर इनिशियली अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस, न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है, तो नई फर्म मार्केट में जब आएंगी, कॉजिंग राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, नई फर्म एंटर होंगी तो नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा ड्यू टू नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज द प्राइस टू अ लेवल इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कि एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। इसी तरह इन केस ऑफ सब नॉर्मल प्रॉफिट, सम एग्जिस्टिंग फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट कॉजिंग लेफ्टवर्ड, क्यों, क्योंकि सब नॉर्मल है, लॉन्ग रन में हम सब नॉर्मल प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर सकते लंबे अरसे तक, तो क्या होगा, कुछ फर्म्स जो है वो मार्केट से मूव करेंगी, एग्जिट कर जाएंगी, तो नंबर ऑफ सेलर कम, तो जब नंबर ऑफ सेलर कम तो सप्लाई विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड इन सप्लाई कर्व एंड इंक्रीज इन प्राइस टू अ लेवल इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। Therefore, in long run, price always move back to the position where all firms are earning normal profit. ये फिर इसके डायग्राम है, ये फिर इसके डायग्राम आ गए, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा शट डाउन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पार्ट ए हम यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम शट डाउन से शुरू करेंगे।